बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप जनाब। आपसे दूर रहता हूं लेकिन आपके पास रहता हूं थ्रू माई वीडियोस। और मैं चाह रहा होता हूं कि जो जो बंदा जिस जिस कंट्री में जाना चाहता है मैं उसको गाइड करूं प्रॉपर। लेकिन मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूं, ना ही मैं कोई लॉयर हूं। मैं आपको ट्रू गाइड करता हूं और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। आप मेरी जितनी भी वीडियोस उठाएंगे उसमें सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी। कोई ऐसा फजूल झांसा या ऐसी बात नहीं होगी जिससे लगे कि मैं वीज़ा एजेंट नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको गाइड करता हूँ अपने तजर्बे की बेस पे। चूँकि मेरा भी ये ट्रैवलिंग और स्टडी और बिज़नेस पे बैकग्राउंड है तो मैं इसको प्रॉपरली देखता हूँ। तो जनाब, आज है जी यूरोप का कंट्री फ्रांस, पेरिस, खुशबुओं का देश, ठीक है, हिस्ट्री का देश, आर्कियोलॉजी का देश। तो यहाँ के आज मैं बात करूँगा जी स्टडी वीज़ा की। मैंने इसके टूरिस्ट वीज़ा पे ऑलरेडी बात की हुई, इसी चैनल में आपको मिल जाएगा लिंक। तो अगर हम बात करें जी इसके स्टडी वीज़ा की, तो 4-5 बातें हैं जो आपके जहन में होनी चाहिए, जिसको आपने असबर याद भी रखना है और उनके थ्रू ही अप्लाई करना है। तो उसको हम उस पे डिस्कस करेंगे। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए, कैसे एडमिशन ऑफर लेटर लेते हैं, कितनी फ़ीस है, कहाँ पे अप्लाई करते हैं और कितना टाइम लगता है, और अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता तो कितने पैसे आपके पास होने चाहिए। पहली बात तो ये कि फ़्रांस उन कंट्रीज़ में है जहाँ पे एजुकेशन को रिकग्नाइज़ किया जाता है और इसकी 7 से 8 यूनिवर्सिटी वर्ल्ड टॉप रैंकिंग के अंदर है, ठीक है। फ़्रांस के अंदर स्कॉलरशिप्स भी हैं। गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस स्कॉलरशिप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम स्कॉलरशिप है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के भी स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे। मेरिट्स और जो नीडी बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं, कंट्री बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं और आपकी सब्जेक्ट बेस्ड स्कॉलरशिप भी हैं। डिपेंड्स करता है आपका सब्जेक्ट क्या है, आपकी टेंशन्स क्या है, आपका सीजीपीए कितना है, आपका रिसर्च बैकग्राउंड कितना है, आप कितने कॉम्पिटेंट हैं और आप क्या करना चाहते हैं, आपका जो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी स्टेटमेंट्स क्या है, स्टेटमेंट्स ऑफ पर्पस क्या है, और आपके रिसर्च के कितने ऐसे इम्पोर्टेंट एंगल्स हैं जिससे फ्रांस को भी और दूसरी दुनिया को भी फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी इसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, पूरा प्रोसेस भी साथ में, डॉक्यूमेंटेशंस और वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं। देखिए जी, आपने सबसे पहले करना ये होता है कि अपनी सीवी अच्छे तरीके से बनानी होती है, यूरोपियन स्टाइल की, ठीक है। सीवी बना ले 2-2.5 पेजेस की। उस पर आपने रिज्यूमे के अंदर जो आपकी सीवी है वो बिल्कुल वही एक्यूरेट बात करनी जो आपके अंदर है। उसके बाद आपने कवर लेटर बनाना होता है कि वाई फ्रांस। जब आप कहेंगे ना वाई फ्रांस रिगार्डिंग स्टडी, आपको इतने ज़्यादा जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मिल जाएंगे ना कवरिंग लेटर के लिए, तो आप उसको उठा के कुछ थोड़ा सा चेंज करके बना सकते हैं। गूगल से आपको हेल्प मिल जाएगी, चैट जीपीटी से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसके बाद आपने करना ये होता है कि आपके पाकिस्तानी जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ना, आपकी मास्टर्स की, बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट्स है, जो डिग्रीज़ हैं, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स के, और अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, इन तमाम को आपने एचईसी से या मोफा से और आईसीबीसी से अटेस्ट कराना होता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या वो यूनिवर्सिटी या वो इदारा अटेस्टेशन मांग रहा है, लेकिन फिर भी आप अटेस्ट करवा लें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ आपने पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का भी अरेंज करना होता है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है 25-30 लाख रुपए, वो भी बहुत अहम होती है। प्लस आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, प्लस इससे पहले अगर आपने जहाँ से पढ़ा हो वहाँ का करैक्टर सर्टिफिकेट, पाकिस्तान से जहाँ पे पढ़ा हो करैक्टर सर्टिफिकेट्स। अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको आइल्स 6.5 या 7 पे आपको होना चाहिए आपके पास। और इसके साथ साथ अगर आपके पास फ्रेंच लैंग्वेज है तो फिर आपके चांसेस पक्के हैं, ठीक है। फ्रेंच लैंग्वेज में भी समझ लें कि 70 to 80% आपकी लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अगर आप बैचलर के लिए। अगर आप मास्टर्स के लिए हैं तो ये कम हो जाएगा। पीएचडी के लिए वैसे भी प्रोफिशिएंसी भी आपको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि पीएचडी भी आपको रिसर्च बेस्ड होती है, ना कि लैंग्वेज बेस्ड होती है। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट हो गए। इसके अलावा जनाब आपने क्या करना होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवानी होती है, आपके पास दूसरा सर्टिफिकेट होने चाहिए जो आपको कहीं पे अवार्ड्स मिले हैं या कहीं पे आपको कोई रिसर्च पे कोई
अचीवमेंट्स हैं आपकी, उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर आप साथ में पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं तो उसके भी बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स भी लगा लें, ठीक है। ये तमाम अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर लें और उसके साथ या आपने टेस्टेशन भी कंप्लीट कर ली और आपने यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, ठीक है, फ्रांस में। वहाँ से आपको एडमिशन ऑफ़र लेटर मिल जाता है, या किसी प्रोफेसर को सू करें कि आप उसके रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं, आप उसके रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहते हैं या वहाँ पे पीएचडी करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो आपके लिए अपने इंस्टीट्यूशन पे आपके लिए जॉब ऑफ़र लेटर समझ लें या आपके लिए एडमिशन ऑफ़र लेटर का अरेंज करवाएगा। पीएचडी के लिए आपको पता है जॉब ऑफर लेटर ही उसको चलता है, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी एज ए जॉब है। इन तमाम चीज़ों को लेके जब आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है, हाँ ये भी ज़हन में रख लें कि हर यूनिवर्सिटी की डिफरेंट फ़ीस है। 30 यूरो है, किसी की 20 यूरो है, किसी की 50 यूरो है, किसी की 100 यूरो भी है, तो पैसे भी लगते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर फ़ीस नहीं है। अच्छा जी, आपके पास एडमिशन ऑफर लेटर आ गया, आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड हो गए और आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लिया। फिर आपने अपॉइंटमेंट लेनी होती। इसके साथ साथ आपने EEF, ठीक है, वहाँ पे पोर्टल पे भी अपनी एप्लीकेशन को पुट करना होता है, वहाँ पे भी आपने अप्लाई करना होता है। उसकी भी फ़ीस होती है, समझ लें, और उस पर 30,000 फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लें पाकिस्तान का, तो उसमें से 15,000 तक आप उसको दे सकते हैं, बाकी आप माफ़ भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आपने AEJ ऑफिस होता है, AEJ ऑफिस ये लाहौर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, उनके थ्रू फिर आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होता है। जब आप ये तमाम प्रोसेस कर लेंगे, आप AEJ पे भी अप्लाई कर देंगे और वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे, तो इन तमाम के लिए आपको अपॉइंटमेंट भी चाहिए होती है। अपॉइंटमेंट भी आपको ईज़िली मिल जाती है। तो फिर आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेके जाके वहाँ पे अप्लाई करना होता है वीज़ा एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। और ये समझ लें कि अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ना, अगर आप वहाँ पे वाकई एलिजिबल हैं, आपका रिसर्च बैकग्राउंड अच्छा है, आपका कवरिंग लेटर अच्छा है, आपकी रिज्यूमे यानी कि CV अच्छी है, आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा है, आपका जो रिसर्च का प्रपोजल है वो अच्छा है, तो और आपको जॉब ऑफर लेटर भी मिला हुआ है, तो मेरा ख्याल है कि आपकी रिजेक्शन का चांस ही नहीं है, आपको एक्सेप्टेंस ही मिलेगी। तो भाइयों 2 माह भी लग सकते हैं, 3 माह भी लग सकते हैं, 4 माह भी लग सकते हैं और 6 माह भी लग सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यूजुअली फ्रांस में इनटेक सितंबर को होता है, ठीक है, जैसे चाइना में होता है। चाइना में तो अब 2-4 इनटेक भी होना शुरू हो गया। आपने नवंबर से अप्लाई करना शुरू करते हैं आप लोग, तो वो फरवरी के एंड तक जाता है या समटाइम मार्च तक चला जाता है, ठीक है। तो इस दौरान जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है यूनिवर्सिटी में या AEG के ऑफिस में या EEF के ऑफिस में, तो वो सारी कंप्लीट हो चुकी होती है। फिर आपके पास वेट के अलावा कोई चीज़ बचती ही नहीं है। फिर आपको ज़ाहिर है सितंबर में अगर इनटेक है तो आपको इतनी टाइम वेट करना होता है। समटाइम ऐसे होता है कि आपने अगर टिकट लगा लिया जी सितंबर से पहले अगस्त की, तो आपको अगस्त में भी वीज़ा मिल सकता है, ठीक है। और अगर नहीं तो फिर आपको सितंबर में भी वीज़ा मिल सकता है। आपके एडमिशन की जो क्लासेस की इनटेक है उससे 10, 15, 20 दिन पहले भी वीज़ा मिल सकता है। तो यूजुअली ये पूरा प्रोसेस जो है 2 से 3 माह 4 माह लेता है, ठीक है, 5 माह भी लगा लें, लेकिन यह है कि आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। उसके बाद देन यू कैन ट्रैवल, वहाँ पे जाएं, वहाँ पे स्टडी करें और वहाँ पे भी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है।